तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो पहले यह जान लेना आवश्यक है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे हमने दो संख्याएं लिखी 5 और एक 15। क्योंकि 5 एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, वहीं 15 एक भाज्य संख्या है। लेकिन दोनों के बीच एक संबंध तो है कि 5 और 15 5 का 3 गुना है। तो इन्हीं संख्याओं को लिखने के लिए, दर्शाने के लिए, इनके मध्य संबंधों को वर्गीकृत करने के लिए जिन भी नियमों का प्रयोग किया जाता है वे सभी नियम नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसे दो संख्याएं और 2 और 3। तो 2 और 3 में क्या फ़र्क है कि 2 से बड़ा 3, 2 के अंदर 1 जोड़ें तो हम 3 प्राप्त कर लेते हैं। तो यह एक जोड़ना क्या है, नंबर सिस्टम है। इसके अंदर हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, उन सभी को हम जानते हैं। उन्हीं से फिर सभी प्रकार के नंबर बनते हैं। तो यह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का। फिर इसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर जितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, चाहे भाज्य संख्या है, अभाज्य है, पूर्णांक हैं, सम हैं, विषम हैं, उन सभी को हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का, वो है गुणनखंड। या इंग्लिश में हम जिसे फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर से अनेक क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो इनके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले कोई एक संख्या लें हम 36 के गुणनखंड हम लिख लेते हैं सारे। गुणनखंड का मतलब कौन कौन सी संख्या 36 को पूरा भाग करती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 सभी संख्याओं को भाग करता है। उसके बाद चूँकि सम संख्या है 2 को भाग करेगा, 3 से भी 36 भाग होता है, 4 से भी, 6 से, उसके बाद 9 चौका 36, 12, 18 और 36। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, इस 36 के गुणनखंड हैं। अब इनके अंदर हम पता लगा सकते हैं कि कुल कितने हैं, टोटल गुणनखंड कितने हैं। तो हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि छोटी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल 9 हैं। इनके अंदर सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर्स कितने हैं। तो आप देख सकते हैं सम संख्याएं 2 4 6 12 18 और 36, 1 2 3 4 5 6। वहीं विषम ओड 1 3 और 9। तो इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं, खासकर जब छोटी संख्या हो। लेकिन अब यहीं पर एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि एग्ज़ाम के अंदर कोई बड़ी संख्या दे दे 240 और आपसे कहे कि 240 के अंदर कितने सम गुणनखंड हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे। तब हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम इस तरह 240 के फैक्टर्स ढूंढते जाएं, फिर उनको काउंट करते जाएं। या हो सकता है और बड़ा नंबर आ जाए, 2400 आ जाए, 24,000 आ जाए। तो उसके लिए हमें कुछ अलग मेथड अपनाने होंगे, कुछ एक फॉर्मूले भी आपको याद करने होंगे। तो इसके लिए हम इसके भी गुणनखंड करेंगे, लेकिन भाग विधि के द्वारा, जो कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो 2 से भाग करते हैं 120, अभी भी सम संख्या है तो 2 से भाग होगी 60, फिर से 2 से भाग करेंगे 30, 2 से भाग करेंगे 15, 3 5 एकम 5। तो 240 के गुणनखंड हमने क्या लिखेंगे 240 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 है 4 बार। तो 2 की घात 4, 3 कितनी बार है 1 बार, और 5 भी 1 बार है। इतना हम 10वीं कक्षा तक सीखते भी आए हैं, आप सभी को मालूम भी होगा इस तरह से भाग विधि। तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है इतना। इसके बाद हम जो ये चीज़ें हैं बेस है, इनको हम क्या मानेंगे P Q R, वो जो घाते हैं
इनको मानेंगे ए, बी और सी। अब हमारा ये क्वेश्चन शुरू होता है कि 240 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर भी लिख लेंगे कि जो घातें हैं इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक जोड़ने के बाद, यानी a+1 गुणा हो जाएगा b+1 गुणा कर देंगे c+1, यानी एक एक बढ़ाने के बाद गुणा कर देंगे। तो 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 5 दूना 10 दूना 20 इसके अंदर 240 के अंदर कुल गुणनखंड होंगे। यदि हम इस तरह उसको सारे गुणनखंड यदि लिखते हैं, जो संख्याएं 240 को पूरा भाग करती हैं, उन सभी को यदि हम लिख लेते हैं तो वो कितने आएंगे, 20। तो यह चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये सूत्र आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे, a+1 गुणा b+1 गुणा c+1। अब वहीं हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर यदि इतना पूछे कि 240 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो यहाँ पर हमारा सवाल हो जाएगा। लेकिन पूछे कि सम गुणनखंड कितने हैं, तो उसके लिए एक अलग सूत्र होगा। सम गुणनखंड के लिए हमारे पास सूत्र होगा a b+1 c+1, यानी इसके अंदर a के अंदर एक जोड़ा था। अब सम गुणनखंड के लिए हमें a को a ही रखना है, बाकी को एक एक हम बढ़ाते जाएंगे। यहाँ एक चीज़ और भी देख सकते हैं, यदि और कोई संख्या होती आगे, जैसे 7 होता तो फिर उसको d मान लेते, तो हमारा ये सूत्र आगे और एक्सपेंड हो जाता, d+1 भी हो जाता, e+1 आगे बढ़ता जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मान पुट करेंगे, a का मान 4, b का मान 1 + 1 2, इसी तरह c का मान भी 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो सम गुणनखंड हो गए 16। अब यदि पूछ ले विषम गुणनखंड बताओ, तो विषम गुणनखंड के लिए, ऑड फैक्टर्स के लिए a को हमने 1 मान लेना है, a की जगह ओनली 1 पुट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई इनके साथ b+1 c+1 सेम रहेगा, तो 1 गुणा b+1 की वैल्यू यानी 1 + 1 2 हो गई, c+1 भी 2, तो 2 दूना 4, तो 4 विषम गुणनखंड है, 16 सम हैं और कुल 20 हैं। तो आई होप ये एक जो छोटे छोटे सवाल हैं ये, क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, खासकर हरियाणा CET की अभी आगे एग्ज़ाम होगा उसके अंदर पूछा जा सकता है। तो उसके अंदर आपके लिए 1-2 होमवर्क हो जाएंगे। 360 के सम गुणनखंड बताओ, या और बढ़ा दे देंगे 4500 के विषम गुणनखंड बताओ। तो आपने इसी प्रोसीजर से करना है, उसके बाद उनका कितना आंसर आए वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर चाहे तो लिख सकते हैं। तो सम, कुल गुणनखंड, सम और विषम ये तो हम जान चुके हैं। एक चीज़ और इनके अंदर आएगी, अभाज्य गुणनखंड, वो और हम देख लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा 240 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ, तो उसके लिए हालांकि यदि हम इस तरह भाग विधि से करते हैं तो सीधे देख सकते हैं कि ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 अभाज्य गुणनखंड हैं। लेकिन कई बार इसी को थोड़ा और एडवांस तरीके के अंदर पूछ लिया जाता है कि जैसे 10 की पावर 6 इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो 10 की पावर 6, 10 को आप घात 6 जब सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। इस तरह फिर उसके गुणनखंड करेंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो तरीका होगा हमारा क्या होगा कि जो 10 की पावर 6 है इसके अंदर जो हमारा बेस है 10, उसके टुकड़े कर लेंगे हम। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर
6, 2 5 10 की पावर 6। अब इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6। तो यहाँ तक करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे चेक करना है कि क्या ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो हाँ, 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। तो 6 और 6 को हम यानी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 6 + 6 बराबर 12। तो 10 की पावर 6 के अंदर 12 अभाज्य गुणनखंड आएंगे। इसके अंदर भी हमने यहाँ पे काउंट किया था कि 6 थे, और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 4 + 1 + 1 6 हो गए। पावर्स को ऐड कर देनी है। लेकिन ये होगा कब, जब हमारे पास जो नीचे का बेस है, आधार है, वे सभी क्या हैं, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ से एक दो और कठिन सवाल हम देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। 30 की घात 6, 10 की घात 5, इसके अंदर कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 30 को आपने गुणनखंड कर देने हैं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 3, 10 को फिर से हम टुकड़े कर देंगे 2 × 5। तो 2 × 5 × 3 की घात 6। यहाँ भी 10 है तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं, 2 × 5 की घात 5। तो अब ये 6 इन तीनों के ऊपर है, तो 6 तो ये हो जाएंगे 18, यानी 6 + 6 + 6, यहाँ 5 + 5, तो 28 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इस संख्या के लिए। तो इस तरह के किसी भी प्रकार के सवाल हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि जो आप टुकड़े कर रहे हैं वे सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे गुणनखंड वाले कुछ क्वेश्चंस। यहाँ एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जैसे हम कोई छोटा एक उदाहरण लेते हैं, उससे समझ में आएगा। अभाज्य गुणनखंडों के संदर्भ में ही है यह भी। जैसे 24 के हम टुकड़े कर रहे हैं, गुणनखंड आएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2, 3, 2 ही हैं। लेकिन जब हम, तो यहाँ हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 है। लेकिन जब हम इसको भाग विधि से सॉल्व करते हैं, 2 से 12, 6, 3, यानी ये हो गया हमारा 24 बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। तो अभाज्य गुणनखंड हमें पता है कि घातों का योग होता है, तो 3 + 1 बराबर 4। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो 2 ही हैं, 2 और 3। लेकिन इसके अंदर हमें चूँकि 2 और 3 है तो 2 ही, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं कई बार, तो कुल इनकी संख्या 4 हैं। वैसे संख्या के तौर पर 2 ही हैं, एक तो 2 है और एक 3 है। तो इस चीज़ के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने इस तरह भाग विधि के द्वारा करके देख लेने हैं, और फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम बता सकते हैं कि कुल 4 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ये हमारे एक प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं नंबर सिस्टम के अंदर गुणनखंड से संबंधित। इसी तरह आगे भी कक्षाएं जारी रहेंगी। धन्यवाद।